हेलो। अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट कैडर ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 की जर्नी में ये हमारा पांचवा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अध्याय 2 की कुछ धाराओं को पढ़ा था जो रजिस्ट्रीकरण से संबंधित थी। इस लेक्चर में हम अध्याय 3 जो सहकारी सोसाइटियों के सदस्य, उनके अधिकार तथा दायित्वों को वर्णित करती है, उसके संबंधित प्रावधानों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मोनिल भाऊ आप सभी का मोनिल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का अध्याय 3 है, जिसमें सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व और विशेषाधिकार जैसे से संबंधित प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी धारा 19 जो है वो बताती है कि सदस्य कौन बन सकता है। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि सहकारी समिति का सदस्य कौन कौन बन सकता है। तो देखिए सबसे पहली जो है पहले जो इसमें पॉइंट है वो है वह व्यक्ति जो अनुबंध करने योग्य हो। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के तहत अनुबंध करने योग्य हो वो सदस्य बन सकता है। कोई अन्य सहकारी समिति इसका सदस्य बन सकती है। मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट ये भी सदस्य बन सकते हैं। चौथा, फर्म, कंपनी या अन्य निगमित निकाय कोई फर्म जो कि रजिस्टर्ड हो वो भी इसमें सदस्य बन सकते हैं। पांचवा है मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत सोसाइटी भी इसके सदस्य बन सकती है जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो। मध्य प्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत सहकारी संस्था भी इसमें सदस्य बन सकती है। सातवां है राज्य सरकार भी किसी समिति की सदस्य बन सकती है। इसमें कुछ छूट भी है, जैसे छात्रों के लिए विशेष रूप से बनाई गई समिति इसमें धारा 19A की शर्त का लागू नहीं होती है, और अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षक के माध्यम से कार्यरत नाबालिग उसे भी इसमें छूट प्राप्त है। अगली धारा 19A है जो सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान करती है। धारा 19A के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। यदि वह पहले से सदस्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या क्या है? दिवालिया, यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हुआ है या दिवालिया होने की प्रक्रिया में है। दूसरा, नैतिक पतन से जुड़ा अपराध, यदि उसे नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा दी गई है और तो सजा समाप्ति के 5 वर्ष पूरे नहीं हुए तो वह सदस्य नहीं के लिए अयोग्य होगा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत यदि सजा मिली है तो सजा समाप्ति के 6 वर्ष पूरे होने तक वह अयोग्य होगा। और समिति जैसे व्यवसाय में लिप्त होना, यदि कोई व्यक्ति या उसका परिवार समिति जो व्यवसाय कर रही है उसी व्यवसाय में लिप्त हो तो भी वह अयोग्य होगा। और अन्य अयोग्यता भी है, यदि वह धारा 48A के तहत अयोग्य घोषित हो तो। छठवां है सरकारी या सहकारी संस्थान में सेवा से अगर बर्खास्त हुआ है तो भी वह अयोग्य होगा। इसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान भी है, जैसे विमुक्त जाति के लिए कुछ छूट दी गई है कि वो उन्हें नैतिक पतन से जुड़े अपराध में के लिए उन्हें अपवाद माना गया है। और समिति के निर्वाचित निर्देशक की अयोग्यता, यदि अगर कोई निर्देशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य है तो वह भी सदस्य के लिए भी अयोग्य हो सकता है। अगला है बाद में उत्पन्न होने वाली अयोग्यता पर प्रभाव। इनसे आशय है कि यदि किसी सदस्य को सदस्य बनाने के बाद कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है तो उसका सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस धारा में इसका विवरण दिया गया। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अगर कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है या अयोग्य हो जाता है तो उसे समिति से निष्कासित किया जा सकता है। तो क्या है, धारा 19B के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सदस्य बनने के बाद धारा 19A में बताया गया किसी भी अयोग्यता का शिकार हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में रजिस्ट्रार उसकी सदस्यता को समाप्त कर देगा और उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है धारा 19C सदस्यों का निष्कासन। तो इस धारा में बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किसी सदस्य को सहकारी समिति से निष्कासित किया जा सकता है।
तो धारा 19C के अनुसार किसी सदस्य को निम्नलिखित कारणों से समिति द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, और वो भी यदि 3/4 बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया हो। तो समिति की साख को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करने पर, समिति को झूठे बयान देकर धोखा देने पर, समिति के व्यवसाय से टकराने वाला व्यवसाय करने पर, या समिति के बकाया भुगतान में लगातार चूक करना और उप नियमों का पालन न करने पर। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। क्या है, देख लेते हैं कि सदस्यों को निष्कासन के प्रस्ताव की सूचना 7 दिन पहले दी जाएगी और उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यदि सदस्य निष्कासन से असहमत है तो वह 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार से अपील कर सकता है। रजिस्ट्रार भी समिति के हित में किसी सदस्य को निष्कासित करने का आदेश दे सकता है। निष्कासित सदस्य 6 साल तक पुनः सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा, और निष्कासन के साथ सदस्य के शेयर भी जब्त किए जा सकते हैं। ये कुछ प्रावधान धारा 19C में किए गए। धारा 20 नाम मात्र के सदस्य से संबंधित है। इस धारा में नाम मात्र के सदस्यों का उल्लेख है। ये ऐसे सदस्य होते हैं जो समिति के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी भागीदारी समिति होती है और इन्हें मतदान के अधिकार आदि नहीं मिले होते। धारा 20 के अनुसार कोई सहकारी समिति किसी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। नाम मात्र सदस्यता में निम्नलिखित शर्तें होती है। प्रबंधन और लाभ में कोई हिस्सा नहीं। नाम मात्र सदस्य को समिति के प्रबंधन या लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और वित्तीय जिम्मेदारी नहीं। समिति के समाप्त होने की स्थिति में नाम मात्र सदस्य पर किसी भी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका मतलब है कि नाम मात्र सदस्य का समिति में सीमित और विशेष भूमिका होती है। इसके बाद देखिए धारा 21 है, ये बकाया भुगतान किए बिना सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं करना। यह धारा बताती कि यदि किसी सदस्य ने समिति के देय राशि या शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो वह अपने सदस्यता अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह तब तक लागू रहता है जब तक सभी भुगतान पूरे नहीं किए जाते। अगला है धारा 22, सदस्यों के मतदान अधिकार। इस धारा के तहत सहकारी समिति के सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलता है। इसका मतलब है कि सदस्य समिति के महत्वपूर्ण निर्णयों, चुनावों और नीतियों में अपना मत दे सकते हैं। धारा 22 के अनुसार सदस्यों के मतदान अधिकार निम्नलिखित है। प्रत्येक सदस्य का 1 वोट। प्रत्येक सदस्य को समिति के मामले में 1 वोट का अधिकार होता है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति में जमा करने वाले सदस्य, इस समिति का कोई सदस्य जो जमा करता है उसे भी वोट देने का अधिकार होता है। संघीय समितियों में मतदान अधिकार। संघीय समितियों में सदस्य, जो अन्य समितियां भी हो सकती है, कुल वोटों का कम से कम 4/5वां हिस्सा रखते हैं, अर्थात लगभग 80% हिस्सा रखते हैं। अन्य व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों के वोट अधिकार निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे। चौथा है प्रतिनिधि और प्रतिनिधि सभा का वोट। प्रत्येक संबद्ध सहकारी समिति का प्रतिनिधि और उप प्रतिनिधि को आम सभा में 1 वोट का अधिकार होगा। कोरम, बैठक में प्रतिनिधियों का न्यूनतम 5वां हिस्सा होना चाहिए। प्रतिनिधि कभी भी सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या का 5वां हिस्सा पालन नहीं करेंगे। छठवां है प्रत्येक प्रतिनिधि के चुनाव। प्रतिनिधियों का चुनाव समिति के सदस्यों के चुनाव के अनुसार होगा। और 7वां है प्रमुख का दूसरा वोट। अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। 23 है, जिसमें धारा 23 बताती है कि मतदान का प्रयोग करने का तरीका कैसा होगा। तो इसमें देखिए जो है धारा 23 के अनुसार मतदान करने के तरीके का विवरण इस प्रकार है। व्यक्तिगत रूप से मतदान, प्रत्येक सदस्य को अपना वोट व्यक्तिगत रूप से देना होगा और किसी को भी प्रॉक्सी, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वोट देने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, प्रतिनिधि द्वारा मतदान कुछ विशेष मामलों में। तो इसको देखते हैं कि क्या है।
यदि कोई समिति किसी अन्य समिति की सदस्य है तो वह अपने एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकती है और उसकी ओर से वोट करेगा वो व्यक्ति। कोई समूह जो समिति के उपनियमों के अनुसार बना है अपने समूह के किसी एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में वोट देने के लिए चुन सकता है। राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है जो उसकी ओर से मतदान एवं या अन्य कार्य करेगा। सार्वजनिक ट्रस्ट अपने किसी ट्रस्टी को लिखित में वोट देने के लिए नियुक्त कर सकता है। फर्म अपने किसी बड़े वयस्क साझेदार को लिखित में वोट देने के लिए नियुक्त कर सकती है। कंपनी या अन्य कॉर्पोरेट निकाय अपने किसी निदेशक या अधिकारी को लिखित में वोट देने के लिए नियुक्त कर सकती है। तीसरा है जो साझा शेयर पर मतदान का अधिकार। अगर शेयर एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो जिस व्यक्ति का नाम शेयर प्रमाण पत्र में पहले लिखा है उसे वोट देने का अधिकार होगा। अगर शेयर प्रमाण पत्र नहीं है तो सदस्य रजिस्टर में जिसका नाम पहले है वह वोट करेगा। अगला है धारा 24, सदस्य द्वारा शेयर पूंजी धारण करने पर प्रतिबंध। तो ये किस किस स्थिति में हो सकता है कि इस धारा में सदस्य द्वारा सहकारी समिति में शेयर पूंजी धारण करने पर कुछ सीमाएं लगाई गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक या कुछ सदस्यों की पूरी समिति पर नियंत्रण न ले। धारा 24 के अनुसार किसी भी सहकारी समिति में किसी सदस्य, राज्य सरकार या किसी अन्य समिति को छोड़कर के लिए निम्नलिखित सीमाएं लागू होती है। क्या सीमाएं लागू होती है? शेयर पूंजी की सीमा है, कोई भी सदस्य समिति की कुल शेयर पूंजी का 1/5 अर्थात 20% से अधिक हिस्सा नहीं रख सकता है या जितना निर्धारित किया गया। रुपए में सीमा क्या है? किसी सदस्य के पास समिति के शेयरों में 20,000 रुपए से अधिक का हिस्सा नहीं हो सकता है। अपवाद में क्या है? राज्य सरकार किसी विशेष प्रकार की समिति में यह सीमा 1/5 20% या 20,000 रुपए से अधिक कर सकती है यदि आवश्यक हो तो। चलिए आगे देखते हैं। अगली धारा है धारा 25, शेयर या ब्याज का हस्तांतरण। इस धारा में यह प्रावधान है कि किसी सदस्य द्वारा अपने शेयर या ब्याज को कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि शेयर या ब्याज का हस्तांतरण केवल उचित और वैध तरीके से किया जाए। तो क्या है? धारा 25 के अनुसार शेयर या हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं। पहला क्या है? अधिकतम होल्डिंग की सीमा। सदस्य द्वारा शेयर या हिस्सेदारी का हस्तांतरण धारा 24 में दी गई अधिकतम होल्डिंग सीमा के अधीन होगा। हस्तांतरण के लिए शर्तें: सदस्य ने उस शेयर या हिस्सेदारी को कम से कम 1 साल तक अपने पास रखा हो। दूसरा, हस्तांतरण केवल समिति या समिति के किसी अन्य सदस्य को किया जा सकता है। तीसरा, हस्तांतरण समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, मतलब समिति भी इसे स्वीकार करे कि यह हस्तांतरण किया जाए। के बाद यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शेयर या हिस्सेदारी का हस्तांतरण नियंत्रित और सुरक्षित ढंग से हो। आगे देखते हैं। आगे है धारा 26, सदस्य की मृत्यु पर ब्याज का हस्तांतरण। इस धारा में यह बताया गया है कि अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ब्याज या शेयर का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा। इसमें यह प्रक्रिया बताई गई है कि मृतक सदस्य का हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को कैसे मिलेगा। तो देखते, धारा 26 के अनुसार सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी हिस्सेदारी या शेयर का हस्तांतरण निम्नलिखित नियमों के तहत किया जाएगा। नामित व्यक्ति को हस्तांतरण: यदि सदस्य ने अपनी मृत्यु से पहले किसी को नामित किया है तो समिति उस नामित व्यक्ति को सदस्य की हिस्सेदारी या शेयर हस्तांतरित कर सकती है। यदि कोई नामित व्यक्ति नहीं है तो समिति सदस्य के वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को हिस्सेदारी हस्तांतरित कर सकती है या उनकी हिस्सेदारी का मूल्य चुकाया जा सकता है। अन्य बकाया राशि का भुगतान: समिति मृतक सदस्य की अन्य बकाया राशि भी नामित व्यक्ति, वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को दे सकती है। हस्तांतरण की वैधता: इस धारा के तहत किए गए सभी हस्तांतरण और भुगतान वैध माने जाएंगे और समिति के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए दावे पर यह प्रभाव रहेगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मृतक सदस्य की संपत्ति का उचित तरीके से निपटान किया जाए। आगे देखते हैं धारा 27,
धारा 27 शेयर या जमा का जब्ती के लिए उत्तरदायी न होना से संबंधित है। इस धारा में यह प्रावधान है कि किसी सदस्य का शेयर या जमा जब्त नहीं किया जा सकता, यानी सदस्य की व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बावजूद उसका समिति में निवेश सुरक्षित रहेगा। धारा 27 के अनुसार किसी सदस्य की शेयर जमा ब्याज को निम्नलिखित नियमों के तहत कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कुर्की या बिक्री से सुरक्षा से है ऐसे है सदस्य की पूंजी, कार्यशील पूंजी या आवासीय समिति द्वारा जारी ऋण स्टॉक में हिस्सेदारी, जमा या ब्याज को किसी भी न्यायालय के आदेश या डिक्री के तहत किसी सदस्य या पूर्व सदस्य द्वारा लिए गए कर्ज या देनदारी के लिए कुर्की या बिक्री के अधीन नहीं किया जा सकता। प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 के तहत भी सुरक्षा है। प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 के तहत कोई भी रिसीवर या संबंधित प्राधिकरण सदस्य की हिस्सेदारी, जमा या ब्याज पर दावा नहीं कर सकता। यह धारा सदस्यों की संपत्ति को उनके व्यक्तिगत कर्जों या देनदारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला देखते हैं धारा 28। धारा 28 सदस्यों का पुस्तकों आदि को देखने के अधिकार है। धारा 28 के अनुसार सहकारी समिति के सदस्य को निम्नलिखित अधिकार दिए गए ताकि वे समिति के दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके। ये क्या क्या निरीक्षण कर सकते हैं? एक तो ये निरीक्षण निशुल्क होंगे। प्रत्येक समिति को अपने सदस्य को निम्नलिखित दस्तावेज को उचित समय पर निशुल्क निरीक्षण के लिए खुला रखना चाहिए। क्या क्या हो सकते हैं वो दस्तावेज जो निरीक्षण के लिए रखना चाहिए? इस अधिनियम की एक प्रति, नियमों की एक प्रति, समिति के उपनियमों की एक प्रति, सदस्यता रजिस्टर, अंतिम ऑडिटेड वार्षिक बैलेंस शीट और लाभानी खाता, और आम सभा में जो बैठक है उनके मिनट्स। निरीक्षण शुल्क किसी भी सदस्य को समिति के कार्यालय में अन्य रजिस्टर और रिकॉर्ड खाते से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर का निरीक्षण करने की अनुमति होगी, बशर्ते वह उपनियमों में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करे। प्रमाणित प्रतियों का अधिकार, उपनियमों में निर्दिष्ट शर्तों और शुल्क का भुगतान करने पर किसी सदस्य को समिति के रिकॉर्ड, रजिस्टर या उनके अंशों के प्रमाणित प्रति दी जाएगी। यह प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सदस्यों को समिति के संचालन की जानकारी प्रदान करने का अधिकार देता है। अगला देखते हैं धारा 19 जो है, धारा 29 जो है वो पूर्व सदस्य या मृतक सदस्य की संपत्ति का उत्तरदायित्व से संबंधित है। धारा 29 के अनुसार पूर्व सदस्य या मृतक सदस्य की संपत्ति पर समिति के ऋणों के लिए निम्नलिखित दायित्व लागू होते हैं। पूर्व सदस्य की जिम्मेदारी, किसी व्यक्ति के सदस्यता छोड़ने की तिथि पर समिति के ऋणों के लिए उसकी जिम्मेदारी 2 साल तक बनी रहती है। दूसरा है मृतक सदस्य की संपत्ति की जिम्मेदारी, किसी सदस्य की मृत्यु की तिथि पर समिति के ऋणों के लिए उसकी संपत्ति की जिम्मेदारी भी 2 साल तक बनी रहती है। समिति के विघटन के मामले में यदि समिति का विघटन समाप्ति आदेशित किया जाता है और कोई सदस्य विघटन आदेश से 2 साल पहले सदस्यता छोड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तब तक बनी रहेगी जब तक कि समिति के समापन की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यह जिम्मेदारी केवल उस समय के ऋणों के लिए होगी जब वह व्यक्ति सदस्य था या उसकी मृत्यु हुई थी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि पूर्व सदस्यों या मृतक सदस्यों की संपत्ति पर समिति के ऋणों की जिम्मेदारी बनी रहे। अगला देखते हैं अंतिम धारा, धारा 30। धारा 30 के अनुसार सदस्यों का जब दिवालियापन होता है उस स्थिति में के लिए प्रावधान है कि यदि किसी सदस्य के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चल रही है तो समिति के देय ऋणों को अन्य सभी देयों पर प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सरकार को देय राशि को समिति के ऋणों से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब किसी सदस्य का दिवालियापन घोषित होता है तो उसकी संपत्ति से पहले सरकार को देय भुगतान किया जाएंगे और फिर समिति के देय ऋण चुकाए जाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन हो गया है, काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो हम इसके जो MCQs है वो अगले वीडियो में लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो हम उसे बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।